खैबर पख्तूनख्वा में नए सूबाई वज़रा ने हलफ उठाया। इस हवाले से दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर एक तो ये कि मुख्तसर काबीना ने हलफ उठाया। अच्छे वज़ीर हैं जो सारे रखे, अच्छी शोहरत के मालिक लोग हैं जिन्हें वज़ीर बनाया गया, यानी PMLN और पीपल्स पार्टी की तरह ये जो ताकतवर बड़े लोग होते हैं, बड़े ख़ानदान होते हैं, या वो लोग जो बड़े पैसा वैसा इस्तेमाल करते हैं सियासत में, उन्हें नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ ये देखा गया कि कौन आदमी किस काबिलियत का मालिक है। तो एक जो काबीना बनी है उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस काबीना है। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि कुछ और लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जो है उनके बारे में कोई एतराज़ नहीं कर रहा, सवाए इसके कि कुछ लोगों ने कहा कि ख़वातीन इसमें नहीं है। ख़वातीन भाईजान कोई पल्ले से डाल लें, वो ख़वातीन लाएँ कहाँ से? एक ख़ातून सिर्फ इलेक्शन जीती थी, सुरैया बीबी, जो जनरल नशिस्त पे जीती थी खैबर पख्तूनख्वा से, चित्राल से। वो जो खातून है उन्हें बना दिया गया डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर और वज़ीर का ओहदा साथ साथ तो नहीं चलेगा ना, या तो वज़ीर रहेंगी या डिप्टी स्पीकर रहेंगी। तो काबीना में तो अरकान असम्बली आते हैं, और जो ख़वातीन को लाने की आप कह रहे हैं बात कि ख़वातीन को ज़रूर काबीना में रखा जाए, तो कैसे रखा जाए? ख़वातीन है ही नहीं। PTI की तमाम मखसूस नशस्तें छीन कर फजलुर रहमान को दे दी, नून लीग को दे दी, पीपल्स पार्टी को दे दी, ANP को दे दी, सबको दे दी। सब ने बहती गंगा में हाथ धो लिए, माल गनीमत इकट्ठा कर लिया। तो PTI की जब सीटें ही आप ले गए ख़वातीन की, तो वो किसी खातून को कैसे बनाए, कैसे बनाए वो किसी खातून को अपनी काबीना का रुकन? हो सकता है फ्यूचर में कोई मुशीर वगैरह आ जाए, कोई खातून, लेकिन ये तो रास्ता खुद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान की अदालतों ने मिलकर ये रास्ता बंद किया है। नादरीन, मिरनशाह में लेकर गए शाहिद अफरीदी को, पाक फ़ौज की तरफ से उनको पहुंचाया गया। वहाँ पे ये एक स्पॉन्सर्ड किस्म का दौरा था जिसमें फ़ौज उन्हें लेकर गई, उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे चलाया फिरा, म्यूज़िक लगाया साथ, और उनकी वॉक, उनका फिरना टुरना, ये सारा दिखाया गया। शाहिद अफरीदी ने जो दिखाया या बोला वो हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। मिरनशाह में वो जो तस्वीर कुशी कर रहे हैं वो सिर्फ उन एरियाज़ की है जहाँ पे मिलिट्री का पूरा कंट्रोल है, या वो खुद बैठे हुए हैं। बड़े खूबसूरत मेस हैं, बड़े अच्छे पार्क हैं, बड़ी प्यारी जगह हैं, जहाँ ये खुद बैठते हैं वो तो बड़ी खूबसूरत जगह रखते हैं। लेकिन मामला ये है कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिन बाज़ारों में, गलियों में, कूचों में, जिन पहाड़ों पे, जिन घरों में, उनके हालात अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस वक्त मिरनशाह के लोग किस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। बहरहाल मेरा इसमें कोई एतराज़ नहीं है, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी इन्हीं पहाड़ों से निकल कर गया और आज उसके अपने बच्चे महफूज हैं, तो वो कराची में, और फैमिली अपनी महफूज है, तो दूसरों के बच्चे मारे जा रहे हैं इस लड़ाई में। तो इस जंगी जनून के हक़ में बयान देने की बजाय मेरे ख़्याल में अक्ल वाली बात करनी चाहिए। खिलाड़ी वैसे भी अमन के सफ़ीर होते हैं, जंग के पैरोकार नहीं होते, लेकिन ये जंगी जनून ने एक पागलपन है। और शाहिद अफरीदी वैसे भी अपनी हर चीज़ को GHQ के साथ जोड़ते हैं, फ़ौज के साथ जोड़ते हैं, लिहाजा वो उनको तो जहाँ वो कहते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन फ़ौज के लिए सोचने की बात यह है कि आप तो खुद इस मुल्क के हीरो हुआ करते थे, आपके तो डंके बजते थे। ये शाहिद अफरीदी जैसे छोटे मोटे लोग तो आपके साथ खड़े होकर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे और कोशिश करते थे कि थोड़ा सा इनको भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन आज हालात ये आ गए हैं कि अपने बयानिए की तरवीज के लिए शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को लाकर खड़ा करना पड़ता है। यहाँ तक पाकिस्तान की अफवाज कैसे पहुँची? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। ये शाहिद अफरीदी जैसे लोग कुछ नहीं बेचते थे, कोई इनकी टके की औकात नहीं थी इस इदारे के सामने, लेकिन आज इसी इदारे को अपने आप को खड़ा करने के लिए शाहिद अफरीदी जैसे लोगों का सहारा चाहिए। ये हकीकत है, आप जो मर्ज़ी कहते रहे इस पर, यानी आप इससे भाग नहीं सकते। रियलिटी है ये। कभी किसी को लाकर लॉन्च करना पड़ता है, कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आगे करना पड़ता है, कभी किसी और को आगे करना पड़ता है। आवाम का हक मारना बंद कर दें, इलेक्शन की चोरी बंद कर दें, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को फ़ैसले करने दें, पाकिस्तान के अंदर नफ़रत की सियासत ख़त्म कर दें और अमन आने दें, तो मेरे ख़्याल में चीज़ें वापस नॉर्मलाइज हो सकती हैं। लेकिन जो किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ना रूल ऑफ लॉ है, ना आज़ादी इज़हार राय है, ना मैंडेट का एहतराम है, ना इंसानी हुकूक है। जब ये सारी चीज़ें आप ख़त्म करते हैं तो फिर आपको ऐसे कमज़ोर सहारे चाहिए होते हैं जिस तरह आप ढूंढ रहे हैं, और ताकत के बलबूते पे कहाँ तक ले जाएंगे मामला। ये मैं मुल्तान की एक वीडियो देख रहा था, इसमें ये थोक के हिसाब से मौलवी बैठाए हुए एक ही स्टेज पे,
पीटीआई के जो बंदे थे ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक एक करके उनको लाया जाता था। आज एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल दूसरे की, परसों तीसरे की, एक एक करके आ जाओ। वो पीटीआई से अपने आप को अलग करते थे। एक रटा रटाया एक स्क्रिप्ट था, वो बताते थे जनाब के हम पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अपने आप को उससे अलग करते हैं और हम पाक फ़ौज का एहतराम करते हैं, हम रियासत पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, और इस किस्म के कुछ जुमले थे। वो एक ही बयानिया था, एक ही स्क्रिप्ट था, वो चलता था जो पीटीआई के साथ होता रहा 9 मई के बाद। अब ये तहरीक लब्बैक के मौलवी इकट्ठे करके उन्होंने बैठा दिया एक ही स्टेज पे, वो बेचारे भी सेम वही बातें कर रहे हैं। इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी उन्होंने कि इकट्ठे करो, बिठाओ इनको स्टेज के ऊपर। अब वो भी बेचारे वहाँ पे पाक फ़ौज जिंदाबाद और इस किस्म की, और हम जनाब बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, रियासत के वफादार हैं, ये वो वफादारियों के बेचारे यकीन दिला रहे हैं मौलवी। हमारा टीएलपी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, एहतजाज करने का फ़ैसला गलत था, जैसे पीटीआई वाले कहते थे इमरान खान का फ़ैसला गलत है। लेकिन मुझे हैरत हुई कि पीटीआई का बड़ी मुश्किल से इस्टेब्लिशमेंट को एक बंदा मिलता था, मार मार के गायब करके जलील करके लेकर आते थे, वो फिर बेचारा बोलता था, और वो बोलता भी था, तकलीफ़ के अंदर उसकी नज़र आती थी चेहरे पे। लेकिन मौलवी तो नस नस के आए ने। मुझे बड़ी यानी खुशगवार हैरत हुई कि तहरीक लब्बैक के जो मौलवी हैं, इन्होंने जितनी छलांगें मारी थी, जितने ये बुलंदो भाग दावे करते थे, ये कहते थे इंज कर देंगे, इंज कर देंगे, वो पीटीआई वालों को कहते थे नच्चन वालियों के बच्चे, और पता नहीं क्या कुछ यार। कैसे वैसे अल्लाह ताला का भी क्या कानून है, मेरा रब कितना ताकतवर है, कितना बेनियाद है। इन मौलवियों को इनकी औकात दिखाई मेरे अल्लाह ने। ये सारे पीटीआई की एक औरत को तोड़ने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को जोर लगाना पड़ता था। यास्मीन राशिद आज भी नहीं टूटी, और ये मौलवी थोक के हिसाब से इकट्ठे हो गए, आ गए। सिर्फ थोड़ा सा इनको वो वजीफा मिल गया, थोड़ा सा हल्का सा इनको डंडा दिया, सारे लाइन में लग के कह रहे जी साड़ा कोई तल्लक नहीं। और हम देखिए ये मकाफात अमल है। पीटीआई को भी वही लोग मार रहे थे, तहरीक लब्बैक को भी वही लोग मार रहे हैं। पीटीआई ने बर्दाश्त किया, तहरीक लब्बैक से नहीं हुआ, सादी सी बात है। लेकिन मारने वाले हाथ वही हैं। पाकिस्तानियों को कम से कम ये समझ आनी चाहिए कि ये एक एक करके सबको मारेंगे, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। जब किसी के पास ताकत होती है ना या इक़्तिदार होता है, तो वो ये चाहता है कि वो अल्टीमेट हो, वो कभी भी उसके अंदर शराकत नहीं चाहता। तो एक एक करके ये सबको दबा लेंगे, और ये मैं और आप होता हुआ देखेंगे। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नाज़रीन इस वक्त नफ़रत का एक बीज बोया जा रहा है जो इंतहाई ख़तरनाक है। 20 दिन हो गए लगभग, और ये वहीद मुराद हैं सहाफ़ी, उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। 20 दिन हो गए, कोई 400 के करीब ट्रक खड़े हुए हैं वहाँ पे, उनमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग और अफ़गान शहरी हैं, जिन्हें ज़बरदस्ती इकट्ठा करके ट्रकों में ठूंस कर पहुँचाया गया कि इनको अफ़गानिस्तान भेजना है, और 20 दिन से रास्ते भी बंद किए हुए हैं। अब वो बेचारे ट्रकों के अंदर फंसे हुए हैं। अब 400 ट्रकों में इंसान भरे हुए हैं, कोई जानवर नहीं है। जानवर भी इतनी देर में फेडअप हो जाता है, यानी फारग हो जाता है जानवर भी। और आपने 400 ट्रकों में इंसान भर के वहाँ पे खड़े किए हुए हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। वो बेचारे खाएं कहाँ से, वॉशरूम किधर है, उनकी इंतज़ामात बेचारों के कहाँ हैं। वो 20 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह हमें ये बॉर्डर खुले, भाई इधर नहीं रहने देते तो हमें उधर जाने दो। तो ये एक तज़लील की जा रही है। इतनी ज़बरदस्त मेहमान नवाज़ी के बाद, कई दहाइयों की मेहमान नवाज़ी के बाद, इस तरीके से जलील और रुसवा करके अफ़गानियों को वापस भेजने की पॉलिसी कोई अक्लमंदी नहीं है। आपने नेकी की और नेकी को दरिया में नहीं डाला, आपने नेकी ज़ाया ही कर दी। आपने जो भी किया कराया उसके ऊपर ख़ुद पानी फेर दिया। अब ये जो 400 ट्रकों के अंदर लोग हैं, ये वापस जाएंगे जब वहाँ अफ़गानिस्तान में, तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों को क्या बताएंगे इनके साथ क्या सलूक हुआ।